रात के 11:30 बज रहे थे और मेरी बीवी आईने के सामने तैयार खड़ी होकर अपना फाइनल लुक देख रही थी। फिर उसने बहुत सारा परफ्यूम अपने ऊपर छिड़क लिया और अपने खूबसूरत होठों पर लगी हुई लिपस्टिक को और ज़्यादा डार्क करते हुए एक आखिरी नज़र अपने आप पर डाली और मेरी तरफ मुड़ी। मैं अपने बिस्तर पर उल्टा लेटा हुआ था और उसको आईने में देख रहा था। वह मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने जानबूझकर आंखें बंद कर ली। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम जाग रहे हो। मैं अभी ड्यूटी पर जा रही हूँ और सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी, तब मुझे लेने आ जाना, क्योंकि उस समय कोई भी सवारी नहीं मिलती है। मैंने कहा कि मुझे तेज़ नींद आ रही है और सुबह 6 बजे उठना मेरे बस की बात नहीं है। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम मुझे लेने के लिए आना। ऐसा कहती हुई वह मेन डोर की तरफ जाने लगी और वहाँ से मुझे आवाज़ देने लगी कि मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। मैं उबासियाँ लेता हुआ टीवी लॉन्च तक आया, जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। मैंने आराम से दरवाज़ा बंद किया और एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई। घर की हालत देखी तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। मैं पानी पीने के लिए किचन तक आया तो बर्तन भी ऐसे ही पड़े थे। मैं सुबह बर्तन धोना भूल गया था। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने से लेकर घर की साफ़ सफाई मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी बीवी अस्पताल में नर्स थी और नाइट ड्यूटी करती थी। मैं नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। जब मेरी बीवी को नौकरी मिली तो उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी। फिर मैं भी चुप करके बैठ गया। मेरी बीवी मुझे घर बैठकर खिला रही थी। मुझे और क्या चाहिए था? शायद मुझे भी इस आराम की ज़िंदगी में मज़ा आने लगा था। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा फल और ऐसी खुराक खाती थी जिसमें बहुत ताकत हो। रोज़ाना रात को सोने से पहले और सुबह सवेरे उठकर अनार खाना तो उसकी लिस्ट में था। मैंने उससे कहा कि इतना क्यों खाती हो? क्या अनार की इतनी शौकीन हो? तो उसने कहा कि हाँ, अनार से खून बहुत अच्छा बनता है। मैंने कहा तुम्हारे पास इतना खून तो है और कितना अच्छा खून बनाना चाहती हो। मेरी बात पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। मैं उस समय तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब बाद में मुझे उसकी बात समझ में आई तो बहुत देर हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं अपने बेड पर लेट गया और लंबी तान कर सो गया। मजबूरन मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया था, क्योंकि अगर मैं उसे लेने नहीं जाता तो फिर वह मुझे 10-10 बातें सुनाती। सुबह 6 बजे बाइक पर बैठा और अस्पताल जाकर उसे ले आया। वह अपनी यूनिफ़ॉर्म चेंज किए बिना ही सो जाती थी। सारी रात जागने की वजह से वो बहुत थकी हुई थी और रोज़ाना ऐसे ही आते ही सो जाती थी और सारा दिन सोती ही रहती थी और फिर शाम को जागती थी। मैंने अपने लिए चाय नाश्ता बनाया और खाने लगा। उसके बाद मैंने बिखरा हुआ घर समेटा। फिर मैंने बर्तन धोए। मैंने सोचा कि कंचन के जागने से पहले ही मैं घर की सफाई कर लूं, वरना वह फिर कहेगी कि मैं बाहर भी ड्यूटी करूं और घर आकर भी ड्यूटी करूं। इसलिए उसको चुप करवाने के लिए मैं उसके जागने से पहले ही घर को ठीक कर देता हूं कि वह आराम से ड्यूटी करे और मेरा घर चलता रहे। महीने के आखिर में वे मेरे हाथ में सैलरी रख देती थी तो मैं बड़ा खुश हो जाता था। सच कहते हैं कि एक मर्द को जब औरत की कमाई खाने की आदत हो जाए तो फिर वह खुद कमाना ही नहीं चाहता है और ऐसे ही बेकार ज़िंदगी गुजारता है और यही चाहता है कि उसकी औरत ही घर चलाए। मेरे साथ भी यही मामला था। शुरू में तो मैंने बहुत कोशिश की थी नौकरी के लिए, लेकिन मेरी पढ़ाई इतनी नहीं थी और मेरी बीवी नर्स थी। कंचन से मेरी पहली मुलाकात भी अस्पताल में ही हुई थी। एक बार मैं एक दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब मैं पट्टी करवाने के लिए अस्पताल गया तो वहाँ पर मेरी पहली मुलाकात कंचन से हुई थी। मैं बहुत ही हैंडसम लड़का था। पहली नज़र में ही कंचन को पसंद आ गया था और कंचन भी बहुत प्यारी थी। अगर ये कहा जाए कि हम दोनों को पहली नज़र की मोहब्बत हो गई थी तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैंने और कंचन ने जल्दी शादी कर ली थी और हम दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे थे। किसी ने सच कहा है कि इश्क अंधा होता है। कंचन भी मेरे इश्क में अंधी हो चुकी थी। उसने ये तक नहीं देखा था कि मैं बेरोज़गार हूँ। बस वह मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी और उसने मुझसे शादी कर ली। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। पढ़ाई कम होने की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं सिर्फ इंटर पास था
और मुझे कोई अच्छी नौकरी मिलने वाली भी नहीं थी। इसके बावजूद कंचन बहुत पढ़ी लिखी थी। मेरी परेशानी को देखते हुए उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं ड्यूटी करूँगी। पहले भी तो मैं ड्यूटी कर रही थी, हमारा घर चलता रहेगा। जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं घर का खर्चा उठाऊँगी। ये सुनकर मुझे बुरा लगा कि मेरी बीवी घर का खर्च उठाएगी, लेकिन जब उसने पहली बार सैलरी मेरे हाथ में रखी तो मैं चुप हो गया और उसके बाद तो मुझे आदत हो गई और दोबारा मैंने काम ढूंढने का सोचा ही नहीं। मुझसे कंचन नौकरी ढूंढने का कहती थी, लेकिन सीधा नहीं कहती थी कि कहीं मैं नाराज़ ना हो जाऊं और दिल पर बात ना ले लूं। अगर वे कभी सीधा कह देती तो मैं उदास हो जाता था और कहता था कि मैं कितना नकारा इंसान हूँ। तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो ना, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। मैं जानबूझकर उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करता था ताकि वह मेरी नौकरी का ख्याल दिल से निकाल दे, और ऐसा ही हुआ। उसने मायूस होकर ये ख्याल दिल से निकाल दिया और ख़ुद ही नौकरी करने लगी। फिर मैं उसको दिलासा देने लगा कि मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, लेकिन उससे थोड़ी बहुत कमाई ही होती थी। कंचन भी अब ये बात समझ गई थी कि मैं कमाने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत के आगे मजबूर थी, इसलिए खामोश हो गई। एक दिन कंचन ने अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया। कहने लगी कि वे माँ बनना चाहती है, अपनी फैमिली को पूरा करना चाहती है। ये सुनकर मैं परेशान हो गया था। मुझे किसी किस्म की खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि अगर कंचन प्रेग्नेंट हो जाती तो 9 महीने तक या फिर सारा साल काम नहीं करती और उसके बाद बच्चे को संभालेगी और मजबूरन मुझे घर से निकलकर रोज़गार की तलाश में एक बार फिर से धक्के खाने पड़ेंगे। उसने मुझे परेशान देखा तो पूछा कि क्या सोच रहे हो? तो मैंने कहा कि कंचन, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती मैं बच्चे का सोच भी नहीं सकता हूँ। पहले ही तुम ड्यूटी कर रही हो और फिर प्रेगनेंसी के दौरान तुम कैसे ड्यूटी करोगी? अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। मेरा तो दिल करता है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। मैं घर में बैठकर बीवी की कमाई खा रहा हूँ। तुमसे कुछ कहते हुए भी शर्मिंदा होता हूँ। बस अपने आप को ख़त्म करने का दिल कर रहा है। इस बेरोज़गारी की वजह से मैंने एक बार फिर से कंचन को इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया था और बिना वजह ही मगरमच्छ के आंसू बहाकर उसके सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था। वे मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोली कि नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं अभी बच्चे के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि डबल ड्यूटी करती हूँ और फिर थोड़ी सेविंग कर लेती हूँ, पैसे बचा कर रखती हूँ। फिर जब हमारे पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे तब बच्चे के बारे में सोचेंगे। कंचन की डबल ड्यूटी वाली बात ने तो मुझे खुश करके रख दिया था। डबल ड्यूटी का मतलब है डबल तनख्वाह और ज़्यादा पैसे। मैंने कहा नहीं, मुझे बस मर जाने दो, मुझे नहीं रहना इस तरह से, मैं मर जाना चाहता हूँ। तुम डबल ड्यूटी करोगी और मुझे नौकरी नहीं मिल रही। काश मैंने आवारागर्दी करने की बजाय अपनी ग्रेजुएशन पूरी की होती, तो आज तुम मेरे साथ इतनी मुश्किल ज़िंदगी नहीं गुजार रही होती। कंचन, तुम ऐसा करो, मुझे छोड़ दो और किसी ऐसे लड़के से शादी कर लो जो तुम्हारे लायक हो, जो तुम्हें घर बैठकर खिला सके। मैं तो एक निकम्मा और नकारा इंसान हूँ। मेरे साथ तो तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किलों में ही बीतेगी। मैंने ओवर एक्टिंग करते हुए कहा। उसके जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वे चुप हो गई। उसने मुझसे कहा कि वे डबल ड्यूटी करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करेगी ताकि अगला साल बिना नौकरी किए आराम से गुजर जाए। उसने ऐसा ही किया। वे रात को भी हॉस्पिटल में ड्यूटी करती थी और दिन में किसी और प्राइवेट क्लिनिक पर जाकर ड्यूटी करती थी। बेचारी के पास सोने के लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं होता था। घर वापस आते आते उसे दोपहर के 3 बज जाते थे। फिर वह सोती रहती थी। रात के 11 बजे हॉस्पिटल ड्यूटी पर चली जाती थी। अब मैं बेफ़िक्र हो गया था।
मैं ऑनलाइन काम ढूंढने लगा था कि मेरे मोबाइल का ही कुछ खर्चा निकल आए और मुझे घर से बाहर ना जाना पड़े। मुझे घर से बाहर जाने से पता नहीं क्यों अब घबराहट होने लगी थी। मैं यार दोस्तों के साथ तो घर से बाहर चला जाता था, लेकिन नौकरी के लिए जाने को मेरा दिल नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इंटर पास हूँ, ग्रेजुएट नहीं हूँ और जहाँ भी जाऊँगा धक्के खाऊँगा। इंटर पास होने के कारण मुझे सिर्फ छोटी मोटी मैकेनिक की कोई नौकरी ही मिल सकती है, लेकिन अच्छी ऑफिस वाली जॉब कोई नहीं मिल सकती है। इसी तरह 1 साल गुज़र गया, फिर 1.5 साल गुज़र गया। मेरी बीवी ने अच्छी खासी सेविंग कर ली थी। उसने इतना पैसा जमा कर लिया था कि अगर वह बच्चा पैदा करती है तो बच्चे के बाद हमारा गुज़र बसर आराम से हो जाए। लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि 1 साल और सेविंग कर लो, क्योंकि बच्चे के भी हज़ार खर्चे होते हैं। मैं नहीं चाहता कि जो परेशानियां मैंने देखी हैं वे मेरा बच्चा भी देखे। मेरी बीवी ने मुझसे कुछ नहीं कहा और फिर अपनी जॉब और डबल ड्यूटी जारी रखी। वे जानती थी कि वे कुछ बोलेगी तो मैं फिर उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर दूंगा। वे मेरी मोहब्बत के आगे मजबूर थी, वरना मुझ जैसे नकारा और कामचोर इंसान के साथ तो कोई भी लड़की ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। इसलिए मोहब्बत को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। ये इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाती है जिसका वह कभी सोच भी नहीं सकता। राजा की रिश्तेदारी भिखारियों से करवा देती है तो लकड़हारे की मोहब्बत में शहज़ादी को गिरफ़्तार करवा देती है। ये इश्क है जो तख्त उलट देता है। मेरी बीवी भी बेचारी इसी इश्क की मार खा रही थी। मुझसे उसे कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत होती भी कैसे, वह तो मुझे बस खिला रही थी और मैं उस छोटे से घर में सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा था। सारा दिन इंटरनेट पर गेम्स वगैरह खेलता रहता था। जो खाने का दिल करता वे खाना खाता। एक दिन मेरा एक दोस्त घर आया। उसने बातों बातों में मुझसे मेरी बीवी के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि वह नाइट ड्यूटी पर गई हुई है। उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। मेरी बीवी ने जाने के बाद मैं सो जाता था, लेकिन आज ओमी की आने की वजह से मैं जाग रहा था। बातों ही बातों में ओमी ने कहा कि तुम्हारी बीवी की नाइट ड्यूटी से तो हम सबको बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। जो उसने कहा था वह आम सी बात थी, क्योंकि वह एक नर्स थी और हॉस्पिटल में बीमार लोगों की सेवा करती थी। लेकिन उसके अंदाज़ में ना जाने ऐसा क्या था कि मुझे थोड़ी सी उलझन होने लगी। मैंने अजीब सी नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उसने एकदम से संभलते हुए कहा कि यार, रात को हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं या बीवी को कोई तकलीफ़ आ जाती है तो फ़ौरन पास वाले अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ पर तुम्हारी बीवी ऑन ड्यूटी होती है और हमें पहचान कर हमारा ख़ास ख्याल रखती है। अगर बीवी की तबीयत ख़राब हो या बच्चे को बुखार हो तो हमें जल्दी देखती है। दूसरे मरीज़ों से ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से वह हमें पहचानती है। मेरी बीवी भी बड़ी खुश है कि जब भी हम जाते हैं हमें स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है, सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दोस्त ने अचानक से जैसे बात बदल दी हो। वे कुछ और कहना चाह रहा हो लेकिन कुछ और बोल गया हो। अब वह शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि उसने मेरे चेहरे का रंग बदलते हुए देख लिया था। अपने दोस्त की बातों से पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ओमी को यही बात करनी थी तो बात को इस तरह से बदला क्यों। इस बात को वह नॉर्मल अंदाज में भी तो बोल सकता था, लेकिन उसने नहीं बोला। मैं अब यही सोचे जा रहा था। मेरा दोस्त जा चुका था और अब मेरी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। कुछ तो बात है। मेरे दोस्त की बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस बेचैनी को ख़त्म करके रहूँगा। मेरे दोस्त की बात के पीछे क्या मतलब था? मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक रात चोरी छुपके अस्पताल जाऊँगा, जहाँ पर उसकी नाइट ड्यूटी होती थी।
मैं नाइट वाली शिफ्ट में ही उसको देखना चाहता था, क्योंकि मेरे दोस्त ने नाइट शिफ्ट के बारे में ही कुछ तो कहा था। मैं रात के समय हॉस्पिटल चला गया। मैंने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया था और मैंने कपड़े भी कुछ अलग ढंग के पहन लिए थे, जैसे कोई चौकीदार वगैरह हो। अस्पताल पहुंचकर मैंने पूरे अस्पताल में घूमकर देखा कि मेरी बीवी कहाँ हो सकती थी। मैंने किसी से उसका नाम लेकर पूछा तो उसने बताया कि वे उधर कमरे में हैं और किसी मरीज़ की मरहम पट्टी कर रही हैं। मैं उस कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं दुआ कर रहा था कि कमरा अंदर से लॉक ना हो। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने हौले से हैंडल घुमाया और आराम से कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का सीन देखकर मेरी आत्मा काँप गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वहाँ पर मेरी बीवी जो कर रही थी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। मैं वहाँ से चुपचाप घर आ गया और चीज़ों की तोड़फोड़ करने लगा और फिर चीखें मार मार कर रोने लगा। रात भर रोता ही रहा और रोते रोते सो गया। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थी। उस समय मेरी ये हालत हो रही थी कि अगर मुझे कोई काटता तो खून की एक बूंद नहीं निकलती। मेरी रगों का खून जम चुका था। फिर मैंने हिम्मत की और ख़ुद को खड़ा किया। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं सोच रहा था, मेरे आलस और सुस्ती ने मेरी बीवी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था और वह अस्पताल में वह सब कर रही थी जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मैंने देखा मेरी बीवी की वापसी का टाइम हो गया था। मैं उसे लेने जाता था, लेकिन आज मुझ में हिम्मत नहीं थी। आज वह खुद ही चल कर आई थी। फिर आते ही शिकायत करने लगी कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए। लेकिन पूरे घर को बिखरा हुआ देखकर और मुझे रोता हुआ देखकर वे मेरे करीब आकर बैठकर मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, मैं क्यों रो रहा हूँ। बहुत हिम्मत करके मैंने उससे कहा कि कल रात मैं तुम्हारे अस्पताल आया था तुम्हारी जासूसी करने के लिए, और वहाँ मुझे मालूम हो गया कि तुम क्या करती हो। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वह सब करते हुए देखा है। मुझसे आगे कुछ बोला ही नहीं गया। वे मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि तुमने सब देख लिया है। मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने सब देख लिया है। मुझे पहले ही तुम पर शक था और अब मैं अपनी आंखों से वह सब देख कर आया हूँ कि तुम वहाँ पर नर्स की ड्यूटी करने की बजाय लोगों को अपना खून बेचती हो। हर दूसरे तीसरे दिन अपना खून बेचकर मेरा पेट पालती हो। मुझे मेरे दोस्त ने बताया तो था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया था। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम अपना खून बेच रही हो, तो मुझे अपने आप पर रोना आ रहा था कि मेरी बीवी अपना खून बेचकर मेरा पेट पाल रही है। तुमसे मैंने शादी की थी, तुमको खिलाना पिलाना सब मेरी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन मैं तो तुम्हारा ही खून चूस रहा था। तुम इस तरह भी कर सकती हो, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हो। मेरी बात सुनकर वे कहने लगी कि मैं और क्या करती, इसमें मेरी अकेली की गलती नहीं है। जब तुमने मेरी डबल ड्यूटी पर भी कुछ नहीं कहा तो मैं सोच में पड़ गई। इतनी ड्यूटी करने की मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए जिस मरीज़ को भी खून की ज़रूरत होती मैं उसे खून दे देती थी, क्योंकि मेरा खून तो पॉजिटिव था और हर किसी को लग सकता था। कुदरत की तरफ से मुझे ये एक तोहफ़ा था। मैं यूनिवर्सल डोनर थी, इसलिए कुदरत ने मुझे यूनिवर्सल डोनर बनाया था ताकि मैं इमरजेंसी में लोगों के काम आ सकूं। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैंने ये काम शुरू किया था अपनी ज़रूरत के लिए। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि कितने सारे लोग हैं जिन्हें अर्जेंट में अस्पताल आते हुए खून की ज़रूरत पड़ जाती है और फिर वे मारे मारे फिरते हैं खून के लिए। जब कुदरत ने मुझे यूनिवर्सल डोनर बनाया ही था कि मेरा खून हर किसी को लग सकता था, तो फिर मैं क्यों नहीं सबका भला करूं। शुरू में मैंने पैसे के लिए काम शुरू किया था, लेकिन अब मैं ये काम सबके लिए करती हूँ। मैंने कहा, तुमने ये शुरू काम मजबूरी में किया था और मेरी वजह से ही किया था। आज एहसास हो रहा है कि मैंने अपने लालच में आकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है।
हर बार तुम कुछ बोलती थी तो मैं तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर देता था और तुम मेरी मोहब्बत के आगे मजबूर होकर अपना इरादा बदल देती थी। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें अब तक माँ भी नहीं बनने दिया था। उस समय तो उसने मुझे संभाल लिया, लेकिन बहुत दिनों तक मैं बेचैन रहा। यही सोचता रहा कि मैं किस तरह का मर्द हूँ कि मेरे होते हुए मेरी बीवी अपना खून बेच रही थी। ये सोच सोचकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने रोज़गार ढूंढने के लिए मेहनत शुरू कर दी और फिर मुझे रोज़गार मिल ही गया। कहते हैं इंसान को वही मिलता है जिसकी वे कोशिश करता है। मैंने अब तक रोज़गार के लिए कोशिश ही नहीं की थी, इसलिए मुझे नहीं मिला था। अब मैंने थोड़ी सी कोशिश की तो मुझे नौकरी मिल गई थी और फिर मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज के बाद वह नौकरी नहीं करेगी, घर संभालेगी, बच्चा पैदा करेगी और मैं काम करूँगा और उसे खिलाऊँगा। उसने कहा नहीं, आज के बाद वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुझे तकलीफ़ हो। अब मैं बस अपनी नर्स की नौकरी करूँगी। मैंने कहा कि नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश थी माँ बनने की, तुम माँ बनने की तैयारी करो। उसके बाद तुम्हारा जो दिल करेगा करना, लेकिन मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूँगा। और ऊपर वाले का शुक्र है कि जल्दी ही उसने हमें खुशखबरी सुना दी थी और मेरे घर एक फूल सी बेटी ने जन्म लिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा मेरी बीवी भी किसी की बेटी थी और मैंने उसका क्या हाल कर दिया था। अब अगर मेरी बेटी इस तरह से किसी कामचोर आदमी का पेट पालेगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। समय तेज़ी के साथ बीत रहा था। मेरी बेटी अब 5 साल की हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी। कंचन अब दोबारा से ड्यूटी करना चाहती थी क्योंकि उसे लोगों की सेवा करने की आदत थी, इसलिए मैंने भी उसे नहीं रोका। अब अस्पताल में नौकरी वह अपनी खुशी से कर रही है, किसी मजबूरी में नहीं। अब मैं भी नौकरी करता हूँ और मेरी बीवी भी ड्यूटी करती है और हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।